हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोरल क्लासेस। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं सफ़र संविधान का, और इसमें हम लोग पीछे भाग 3 तक पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग भाग 4 को स्टार्ट करेंगे। और हम भाग 4 की बात कहें तो भाग 4 में हम लोग पढ़ेंगे 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद के बारे में वर्णन है, उसको पढ़ेंगे। आइए हम इसको जानते हैं कि भाग 4 क्या है, इसका क्या नाम है। ठीक ना, पिछले भाग 3 को हम लोग क्या जानते थे, मूल अधिकार संबंधी था, लेकिन भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। इसको हम शॉर्टकट में DPSP कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपके माइंड में बात चलेगी और आप लोग डाउट कर सकते हैं। यहाँ बोला राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ राज्य का मतलब यूपी, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, जो भी राज्य है, कर्नाटक, इनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं है किसी राज्य के बारे में बताएगा 28 राज्य उसके बारे में कहा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब समझिए क्या है। यहाँ राज्य का मतलब एक संस्था को बताया गया है। वैसी संस्थाएं जो अपना खुद कानून बनाए, उस पर उसका खुद का कंट्रोलिंग पावर हो, उसमें अपना खुद वैकेंसी निकाले, खुद उसका परीक्षा ले, वह अपने में खुद एक राज्य कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें बिजली विभाग, बिजली विभाग खुद एक अपने आप में स्टेट है, क्योंकि वो अपना खुद भर्ती निकालती है, खुद परीक्षा लेती है, खुद अपने कर्मचारियों को रखती है और सैलरी खुद देती है, बाहर से किसी का मदद नहीं लेती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिजली विभाग क्या है, एक राज्य है। तो राज्य का मतलब आप सीधा समझिएगा कि राज्य का मतलब जैसे रेलवे हो गया, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, UPSC हो गया, BPSC। मान लीजिए कि रेलवे है, रेलवे खुद अपने आप में क्या है, राज्य है। अब यहाँ राज्य का मतलब क्लियर हो रहा है कि राज्य का मतलब एक संस्था है जो अपना स्वतंत्र रूप से कोई भी नियम कानून बनेगा और उसमें कोई दूसरा संस्थान हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हस्तक्षेप कर भी सकता है तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट सीधा यह इसलिए करेगा उसके लीगलिटी को चेक करने के लिए कि यह संस्था जो इसमें कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, इसमें कोई गलत क्वालिटी के प्रोडक्ट तो नहीं बनाए जा रहे हैं, इसलिए उसकी क्वालिटी को जांच करने के लिए वो एक्शन ले सकती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना। लेकिन ऐसे नहीं जा सकती है। लेकिन हम लोग जितना पीछे पड़े हैं, मूल अधिकार में डायरेक्ट दौड़ के हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँच रहे थे। कोनो भी हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ, उसका रक्षक बैठा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हम लोग डायरेक्टली वहाँ पहुँच सकते थे। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट तुमको नहीं सुनेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट आपको सुनबे नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ, आपकी केवल वैधता की जांच करेगा कि आपकी जो संस्था है, आपने जो कंपनी खोल रखा है, इसमें किस क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ तो नहीं बना रहे जो आम जनता को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इस चीज़ की जांच करने के लिए पहुंच सकती है। आपको संस्थाएं में हो सकती, जैसे कि यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया। बिहार बोर्ड खुद अपना पेपर लेती है, खुद जांच करती है, अपना सर्टिफिकेट खुद देती है। क्या बिहार बोर्ड परीक्षा लेगी और CBSE बोर्ड उसका रिजल्ट देगा? कबो नहीं देगा। वो अपने आप में खुद स्टेट है। जो भी संस्थाएं होती हैं अपने आप में क्या होती हैं, स्टेट होती है। जैसे मान RBI है, ये भी एक संस्था भारत की है, भारतीय रिजर्व बैंक। ये भारत का खुद संस्था है, उसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे मान लो कि RBI है, RBI में क्या BPSC वाला जाकर कोई हस्तक्षेप करेगा? नहीं सुनेगा, सुनबे नहीं करेगा। या मान लो BPSC का पेपर है, BPSC का पेपर का UPSC वाला ले सकता है? नहीं लेगा। BPSC का पेपर जो हो रहा है क्या बिहार पुलिस वाला लेगा? नहीं लेगा। उनका खुद संस्थान बनाया गया है, वो अपने संस्था के अंदर कब पेपर लेना है, कब डेट निकालना है, ये सारे प्रोसेस वही करेंगे। आप लोग कभी देखे होंगे जब रेलवे का पेपर होता है, जब डेट होता है तो लोग धरना करते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करेगी। जो भी करना होगा वो रेलवे विभाग वही खुद एक्शन लेगी, वही खुद उस चीज़ को सुनेगी, तब होगा। दूसरा संस्था नहीं है। रेलवे विभाग में कोई गड़बड़ी हो रहा है, आप जाके UPSC वाले बोर्ड के सामने धरना करेंगे तो सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्योंकि अगर मान लो भारत के सबसे टॉप माने हाई लेवल का पेपर है UPSC, क्या वह रेलवे पर दबाव बना सकता है? नहीं बना सकता है, क्योंकि उसका संस्था खुद है और रेलवे की संस्था खुद है, वह उसको पर कभी दबाव नहीं बनेगा। क्या BPSC वाला पर UPSC वाला दबाव बना सकता है? कबो नहीं बनेगा। BPSC भी खुद अलग बा, UPSC अलग चीज़ है। ये लोग संस्थाएं जो होती हैं खुद अपने आप में एक स्टेट की तरह वर्क करती हैं।
जिस तरह से एक राज्य वर्क करता है ना, कि हमारा राज्य है, एक राज्य का मुख्यमंत्री खुद स्वयं होता है। क्या बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या यूपी के मुख्यमंत्री कोई दबाव चलेगा? कोई नहीं चलेगा। उसी प्रकार जो संस्थाएं होती हैं उनका बस उन्हीं का उस पर पकड़ होता है, बाहर की संस्थाएं उस पर कुछ नहीं कर सकती हैं। तो आप समझ गए ना राज्य क्या है। राज्य का मतलब यही है जो अभी आपको हम बताएं, ये है एक संस्था है जो कोई भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, उस पर कोई भी हस्तक्षेप संस्थाएं नहीं कर सकती हैं। ये तो नीति निर्देश हो गया। मतलब कि कोई भी राज्य अथवा कोई भी राज्य कहेंगे तो आपके माइंड में होना चाहिए कि संस्था की बात कर रहे हैं, है ना। राज्य कहेंगे तो आप मत सोचिए कि यूपी बिहार की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। राज्य कहेंगे तो संस्था, जैसे कि संस्था के रूप में ये है रेलवे है, बिहार बोर्ड है, यूपीएससी, बीपीएससी, आरबीआई, सब जितने संस्थाएँ हो सकती हैं। तो ये संस्थाएं कैसा कानून बना रही हैं, कैसा नियम निकाल रही हैं, इसको निर्देशित करता है। ये जो है भाग 4 उन्हीं के लिए निर्देशन, उनके लिए नियम बना कर रखा है इस संविधान के अंदर। अगर आप कोई संस्था बनाते हैं आपको क्या क्या करना चाहिए, इस टोटल 36 से लेकर 51 में अध्ययन करेंगे। नीति निर्देश आपको देगा, आपको इन संस्थाओं को निर्देश देगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसके अंदर समाज के लिए आपको क्या क्या करना है, मेरी बात को मानना पड़ेगा। मैं जो निर्देश दूंगा संविधान कहता है, अब वह राज्य मानेगा। वह राज्य बोले तो राज्य मतलब संस्था, वो संस्था उस चीज़ को मानने के लिए बाध्य भी होंगे, क्योंकि मेरे ही निगरानी में आपको कार्य करना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हैं, इसमें आपको एक्शन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी ले सकते हैं, है ना। एक्शन ले सकते हैं। एक्शन का मतलब ये नहीं कि उसको हटा देंगे, उसके ऊपर केस कर दें। आप क्वालिटी की, उसकी लीगलता को जांच कर सकते, उसको कितना लीगल है या अनलीगल है, इसी को आप जांच कर सकते हैं, और कोई ज़्यादा विशेष जांच नहीं कर सकते हैं। चलो हम अनुच्छेद पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत आपको 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36 को देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 36 क्या कहता है। अनुच्छेद 36 ये कहता है कि यदि आप बोले तो आरबीआई, यूपीएससी, बैंक जो भी हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जितनी भी संस्थाएं हैं, अगर आप ऐसा कोई नियम बनाएं, कोई भी आप नियम ऐसा बनाएं जो समाज में सभी के लिए बराबर हो। क्या हो? सभी के लिए बराबर होना चाहिए। आपको उस प्रकार से नियम बनाना है कि जो समाज में सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर समानता लाए। ऐसा नहीं कि ऊंचता नीचता समाज के अंदर फैलाए। अगर मान लीजिए कि बिजली विभाग है, तो बिजली विभाग इसको ऐसा नियम दिया गया है कि आप सबके लिए बराबर समान बिजली का वितरण करेंगे। अगर मान लीजिए आप गांव एरिया में हर एक जगह अगर 8 घंटे 9 घंटा बिजली दे रहे हैं, तो आपको सभी क्षेत्र में इतना घंटा देना है। ऐसा नहीं कि वो गांव में 3 घंटा देंगे, एक गांव में 8 घंटा देंगे, ऐसा नहीं करना है। हर एक जगह आपको बराबर देना है। जैसे कि मान लीजिए बिजली बिल है, आप अपने मन का नहीं ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बिजली बिल आपका हम 40 रुपये यूनिट ले, तो अगर भास्कर जी दे वाला का 40 रुपये यूनिट देगा, बता कितना होगा बिजली बिल। अब 40 रुपये यूनिट कहिएगा, अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। अब 40 रुपये यूनिट बिजली दीजिएगा, अब वहाँ पर इस चीज़ की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर सकता है कि आप इतना क्यों ले रहे हैं। आप समाज के अंदर तो इक्वलिटी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, आप समाज के अंदर स्थित तो बहुत गलत मैसेज पहुंचेगा। इतना महंगा है, होगा कि नहीं। आज देखिए पेट्रोल का भाव महंगा हो रहा है कि नहीं समाज में। देखिए क्या सब लोग उस चीज़ के लिए अवेलेबल हैं? अगर मान लो कि पेट्रोल अगर 500 रुपये लीटर हो जाए, तो क्या सब लोग उस चीज़ के लिए अफोर्ड कर सकते हैं? क्या सब लोग लेने लायक हैं? समाज में बहुत तबके के लोग रहते हैं, बहुत स्तर के लोग हैं कि बाइक ले लिए हैं, बेचारे किसी तरह तेल भरा कहीं आने जाना है। किसी लोग को तो बहुत पैसा है भाई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इसमें समस्या ज़्यादा किसको होगा? गरीबों को। और गरीब बेचारे कहाँ नहीं पीसते हैं, हर एक जगह पीसते हैं। सबसे ज़्यादा पिसने वाले तो वही हैं। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, या कार्य के क्षेत्र में, या तो कोई सामाजिक शोषण के क्षेत्र में ले लीजिए, हर एक जगह उन्हीं का उपयोग किया जाता है। आज कोई भी इलेक्शन हो, देखो सबसे बड़ा मोहरा उनको बनाया जाता है चुनाव लेने का, गरीबों का, कि हम गरीबों को लिए ये करेंगे वो करेंगे। आज गरीब को ऐसे सताया जा रहा है, आज उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और उनके पक्ष में नेता बोलेंगे और उनका वो फ़ायदा उठाएंगे।
उनका वो फ़ायदा उठाएंगे कि देखो। और गरीब जनता करता भी क्या, उनको सपोर्ट भी करता है, और ये बहुत बढ़िया नेता है, एना पर यही के वोट दे के जिताए भी। जब जीत गल तब फिर तोहार सोनी गल अपने वो मौज मस्ती में। इसके बाद अनुच्छेद 37 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 37 सीधा का संस्थान ऐसे नियम लाए जो समाज के सभी वर्गों के लिए समान हो। अर्थात आप कोई भी संस्था है वो सभी के लिए बराबर नियम लेकर आए। ऐसा नहीं कि अगर मान लो कोई बैंक है और बैंक में अगर कोई भी लोन दिया जा रहा है तो बैंक फिक्स कर दे कि अगर कोई अमीर हो चाहे गरीब हो सभी के लिए हम बराबर परसेंटेज देंगे। और मान लो कि 16% तो दे रहे हैं सबको, तो ऐसा नहीं है कि SC ST के लिए ज़्यादा और जनरल वालों के लिए कम। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर इस दृष्टि में बराबर होना चाहिए। और बैंक में तो होता भी है, कोई भी जाएगा सबके लिए लोन तो एक ही शर्त पर मिलेगा कि अब इनको 15% तो आपको 15% देंगे। ये इसकी समानता होना चाहिए। और बैंक का इसमें बखूबी ध्यान रखा जाता है कि किसी के साथ ऐसा भेदभाव ना हो। वही बात को कहा गया, इसने निर्देश दिया, भाग 4 में संविधान द्वारा निर्देशित किया गया है, आप कोई भी संस्था में ऐसा कोई भी गलत कानून नहीं बनाएंगे जिससे समाज के अंदर बंटवारे की भाव हो, है ना, जिससे समाज के अंदर कोई भी ऊंच नीच की भाव हो। आप ऊंच नीच की भाव को समाप्त करिए और सबको बराबर भाव से उस नियम को लागू करिए ताकि सब लोग उस चीज़ तक पहुंच सके और सब लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, है ना। जिससे आप लोग देख सकते हैं KCC किसान क्रेडिट कार्ड भाई आम लोग भी ले रहे हैं, एक गरीब भी उसको भी मिल जाता है, अमीर वो भी ले रहा है। हाँ, थोड़ा कागजाती है, इधर उधर करता है बैंक मैनेजर, नहीं तो सबको देने का अधिकार है, वो सबको मिल सकता है ना। और भी आप कोई भी संस्था ले सकते हैं, जिसलिए बिजली वितरण का, बिजली वितरण ऐसा नहीं कि खाली जे उच्च जाति का उन्हीं के घर में खाली बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा और निचले स्तर के घर को नहीं दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। आज देखिए बिजली बिल एक मड़ई से लेकर एक महल तक सबके पास बिजली बिल का कनेक्शन दिया जा रहा है कि नहीं। जैसे सिलेंडर, गैस सिलेंडर का गैस सिलेंडर सबको, एक गरीब से लेकर अमीर तक आज प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये अलग बात है कि सरकार एक बार दे दिया, एक बार भरा कर इसके बाद ख़त्म करके फेंकल गल बा, उपयोग नहीं कर आदमी, पैसा होत नहीं खा भरा होता आदमी, भरा रहा है कोई गरीब आदमी नहीं भरा रहा है, फिर आ गए ना अपने औकात में लकड़िए पर 2-4 दिन बने ना गैस पर। लेकिन फिर भी सरकार तो वहाँ पे इक्वलिटी दिखाई सबके लिए, भाई हम सबके लिए गैस का वितरण किए, आपको फ्री में दी, गैस फ्री में दी कि नहीं। कोई का सपना था क्या, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट अगर फ्री में गैस का कनेक्शन नहीं दी होती तो क्या आज इतना गैस कनेक्शनधारी होते, नहीं होते। इस बात को मान लीजिए, क्योंकि गैस का कनेक्शन लेने में जब हम जनरल लिए थे 5 से 7 हज़ार लगा था, हम जनरल लिए थे तो 7 हज़ार लगा था कनेक्शन लेने में, आप समझ सकते हैं। तो सभी लोग तो नहीं लेंगे, हमको लगता है 7 हज़ार कनेक्शन नहीं लेगा, कहेगा 7 हज़ार गोईठा ले लो चलिए हमें साल भर, है ना। तो उस चीज़ में इक्वलिटी होनी चाहिए और हुआ भी, ऐसा बात नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको कोई गैस नहीं दे रहा है, बिजली बिल नहीं दे रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुँचेंगे कि हमके कोई गैस का कनेक्शन है तो हम जाकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँचब, वहाँ आपके मूल अधिकार का हनन थोड़ी हो रहा है। वो तो गैस कनेक्शन संस्था की बातें नहीं दे रही है, आप संस्था के सामने जाकर धरना करिए। अगर मान लीजिए अगर कोई टीचर है उसको सैलरी नहीं मिल रहा है, 5 मिनट 6 मिनट रुकल बा, तो का सुप्रीम कोर्ट जाएगा, नहीं सुनी कहीं भक्त तो कैसे सुना हम तार मूल अधिकार थोड़ी बात, जाके तुम्हारा सैलरी की बात है, तुम शिक्षा बोर्ड के पास, है ना, जो भी तुमको भर्ती किया गया, भर्ती बोर्ड है, जो भी भारत का शिक्षा विभाग है, उसके सामने जाकर धरना करो कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा उसमें, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर कुछ नहीं करेगा। इसलिए इसमें कहा गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट आपका कुछ भी नहीं सुनने वाला है। इसलिए संस्थाएं हैं जो समाज के सभी वर्गों के लिए एक समान कानून लेकर आती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। इसके बाद अनुच्छेद 38 देखिए क्या होता है। इसमें लोक कल्याण की बात कही है, आम जनता का, सभी जनताओं का कल्याण हो, गरीब से गरीब, भिखमंगा से भिखमंगा
और एक अपाहिज आदमी हो चाहे एक अंधा आदमी हो, सबके लिए कुछ न कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं जो अपने ज़िंदगी को सामान्य ढंग से अच्छे प्रकार से जीने में मदद करें। हम उसकी ज़िंदगी को वापस से नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन हम फिर भी प्रयास करें उसके जीवन को एक अच्छे प्रकार से सुविधाजनक बनाने के लिए, और सरकार ऐसा करती भी है। और कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास जगह जमीन कुछ नहीं है, उसको खाने पीने के लिए राशन देती है, राशन कार्ड मिलता है कि नहीं। ये अलग बात है कि जिसके पास ज़मीन है वो भी आज राशन ले रहे हैं, लाइन में लग लग कर फ़ायदा ले रहे हैं, उसका मिसयूज कह सकते हैं। अगर आपके पास जगह जमीन आप अवेलेबल है कमाने लायक, तो वहाँ आपके पास राशन पहुँचना ही चाहिए, लेकिन वहाँ भी राशन का पहुँच रहा है। अगर हम सही बात बता दें, अगर केवल मजबूर व्यक्ति के पास सच में निर्धन है, अगर उसके पास पहुँचे ना, आज उसको राशन जो महीना में 10 किलो मिल रहा है ना, सीधे उसको 50 किलो मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैसे व्यक्ति राशन ले रहे हैं जो अवेलेबल, मतलब खाने पीने बिल्कुल उनके पास सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, फिर भी वो राशन कार्ड अभी नाम है वो भी ले रहे हैं सुविधा को। ऐसे हैं आप लोग देखे होंगे, वो सुविधा ले रहे हैं। जेकर पास 50-100 बीघा हम देखें तो वो भी, उसका भी राशन कार्ड वाला नाम है, वो भी राशन ले रहे हैं। बताओ उसको क्या ज़रूरत है राशन की? क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैसा दे के कर्मचारी का अपना नाम डलवा दिए हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो सरकार कल्याणकारी नियम लेकर आती हैं, और कल्याणकारी नियमों के अंतर्गत समाज के में जो भी उस प्रकार के निचले स्तर के गरीब लोग हैं उनके कल्याण के लिए लाती। जिससे राशन कार्ड हो गया, उनको महीने महीने राशन देना ताकि अपने जीविकोपार्जन कर सके। सरकार एक व्यक्ति को उतना राशन देती है एक महीने भर, कम से कम वो जी खा सके। ऐसा नहीं है कि एक महीना, अब आदमी कहेंगे 5 किलो में जी खा ले, तो मतलब पूरा सरकारें बैठल हुआ 5 किलो हेल्प किया ना जी, और 10 किलो तू नहीं जुटा सकेला, एकदम अखजे हुआ, कुछ न कुछ तो करबा, और कुछ करबा कि नहीं, एकदम मतलब कि मरे हुए व्यक्ति थोड़ी हो, अपने लिए भी तो कुछ करोगे। सरकार तुमको 5 किलो या 10 किलो हेल्प की महीना में कम है, उतना बहुत है, उसका शुक्रिया अदा करिए कि कम पैसा में आपको उतना दे रही है कि नहीं। इसके बाद यही नहीं है, जो भी छात्र गरीब है बेचारा, उसके लिए पढ़ने के पैसे नहीं हैं, तो वैसे बच्चे के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई। सरकार ने कहा कि भाई हमारे देश में तो बहुत ही गरीबी है, जब भारत आज़ाद हुआ ना इतनी स्थिति बुरी थी, आज हम लोग तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आज हम दुनिया का 7वां-8वां बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, दुनिया का हो 7वां और 8वां नंबर पर भारत का आता है स्थान। आज हम लोग की स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई है। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में अंग्रेज उस अंधेरी गली में छोड़ के गया था जहाँ अता पता कुछ नहीं था, कहाँ रास्ता है क्या है। उस चीज़ से बाहर निकलते निकलते आज हम लोग यहाँ आए हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। अगर छात्र के पास पैसा नहीं है तो क्या वो शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा? शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके लिए सरकार मदद करेगी, छात्रवृत्ति देती है। यही नहीं, अगर हमारा समाज पढ़ेगा नहीं तो पिछड़ जाएगा। ठीक है, तो 50 साल उम्र हो गया, क्या प्रौढ़ शिक्षा नीति लाया गया एक बार। अभी भी प्रौढ़ शिक्षा नीति है, लेकिन हर एक जगह लागू नहीं है, उसको लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा नीति क्या है? प्रौढ़ शिक्षा नीति के अंतर्गत जो भी शादी विवाह 30, 35, 40, 50 साल तक के लोग हैं उनके लिए एक अलग संस्थान खोला गया। हमको याद है कि कुछ दिन पहले हमारी मम्मी जो भी थी सब लोग पढ़ती थी, एक जगह बैठकर उनको पढ़ाया जाता था, उनको नाम लिखना, उनके नाम से डायरी आया था, उनके नाम से बैग आया था, बैग आया था जी पढ़ने के लिए सब इनको। हाँ, स्कूल में जहाँ भी सरकारी स्कूल था या वैसी संस्थाएं थी, उनको रख कर उनको पढ़ाने के लिए व्यवस्था सरकार पैसा दे रही थी, उनके लिए मंथली आप पढ़ाइए। उन्हीं को प्रौढ़ शिक्षा कहा गया। अर्थात आप बड़े हो गए तो क्या हो गए, आप शिक्षा उस समय भी ले सकते हैं। सरकार इतना ख्याल रखती है आम जनता का कि हमारा समाज शिक्षित हो, इसके लिए व्यवस्थाएं किया। आज देखिए हमको छात्रवृत्ति मिलता है, इंटर मरलू फर्स्ट ले लूँ 25,000, बिहार गवर्नमेंट दे दिलस। 10 में फर्स्ट लूँ 10,000 दिलस, BA में फर्स्ट हमारा 50,000। अब का लेबू जान लेबू सरकार का इतना बहुत पढ़ने पर पैसा दिया कि नहीं बताओ? सरकार आपको पढ़ने के लिए पैसा दे रहा है कि नहीं? खासकर बच्चियों के लिए तो विशेष तौर पर कर रहा है। अगर सरकार जितना गवर्नमेंट पैसा दे रही है ना, लड़कियां इतना फीस दे देकर आराम से पढ़ सकती हैं। इनको घर से 1 रुपया नहीं लेना पड़ेगा, घर से 1 रुपया नहीं लेना पड़ेगा, आराम से पढ़ सकती हैं। यही नहीं, बुढ़ौती आ गल तार नाती पोता होगी ना,
लड़का तो को नहीं खा पूछत, 1 रुपये वीडियो के नहीं खा दे, तो सरकार के नहीं, ऐसे वृद्ध व्यक्तियों का हम सम्मान करेंगे और उनको वृद्धा पेंशन देंगे। उनको वृद्धा पेंशन और 400 रुपया 400 महीना देता है जी, उनको 400 रुपये महीना देता है। अरे उनका पतो उनके खाए के नहीं दे उसे का, लेकिन कि आज उनका पतो सेवा करती 400 रुपये महीना हुआ था बाबूजी के, ये करती हैं, सम्मान कर रही हैं। अगर घर के अंदर आप देखिएगा कभी भी कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है उसका पेंशन आ रहा है, देखिए उसका कितना सम्मान होता है। अरे सही बात है, सही बात है, बिल्कुल बात रियलिटी, इस बात को मानो चाहो ना मानो। घर के अंदर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है ना और रिटायर हो गया है, अगर उसके पास 1 रुपये नहीं आ रहा है तो उसका देखना क्या हालत होगा, कोई उसको नून सतुआ पर नहीं पूछेगा। अगर वही बूढ़ा व्यक्ति हैं उनका पेंशन आ रहा है 35,000 40,000, देखो उनको कितना सेवा होता, बहुत सेवा होगा, उनके हर एक जगह हर एक चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा उनका, है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है कि अगर कोई भी समाज के अंदर ऐसे भी वृद्ध व्यक्ति हैं जिनका कोई ध्यान नहीं दे रहा तो उनको वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, ताकि वह अपने जीवन को आसान बना सके और भी चीज़ जो भी उनको करना है अपना खा सके पी सके। विकलांगता राशि, जो भी विकलांग होते हैं उनका सर्टिफिकेट बनता है, उनका भी पेंशन आता है। चाहे आप लोग देखिए कि जो विधवा महिलाएं होती हैं उनका भी आता है, पेंशन आता है। विधवा महिलाएं हैं ना, उनको मंथली करके आता है। सरकार तो बहुत सारी सुविधाएं देती, यही नहीं, आप विकलांगों के लिए देखिएगा ट्रेन में जाएंगे ना, उनका एक बोगी अलग होता है विकलांग के लिए, उनका अलग से बोगी होता है, उसमें बैठने के लिए व्यवस्था होता है। विकलांगों के लिए स्पेशल व्यवस्था होता है ट्रेन के अंदर, और उसमें दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकते हैं, केवल बैठेंगे तो विकलांग व्यक्ति ही बैठेंगे। वो तो बैठ जाना अलग बात है, भीड़ में कोई भी कहीं बैठ जाता है, लेकिन उनके लिए एक अलग से व्यवस्था है। ट्रेन में विकलांग सीट की व्यवस्था अलग से की गई है। तो ये जो संस्थाएं, जैसे कि हमारा ट्रेन एक संस्था है, तो ट्रेन संस्थान के अंतर्गत इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया गया है ताकि आप किसी को असुविधा ना हो, हर एक के लिए बराबर। ऐसा नहीं कि जो मजबूत व्यक्ति है छटक कर ट्रेन पर चढ़ गया, विकलांग व्यक्ति इधर रह गया, उनके लिए अलग से बोगी बनाए भैया तो वही में छटक के चढ़ा, लेकिन एमन आई जीव तो वही में जाए कम से कम। देखिए यही नहीं, आप लोग कभी ट्रेन पर देखिएगा, आपको बता देते हैं, ट्रेन का पटरी पर देखिएगा, ट्रेन का जो पटरी होता है ना हम ऐसे होता है, और ट्रेन के पटरी पर साइड में जो भी अंधा व्यक्ति होते हैं उनको जाने के लिए व्यवस्था बनाया गया होता है। बहुत लोग इस चीज़ को ध्यान ही नहीं देते हैं कि है क्या। ट्रेन का जो पटरी होता है उसके ऐसे ऐसे पट्टी बनाई गए होते हैं, ऐसे ऐसे देखिएगा। देखिए ट्रेन का जो स्टेशन होता है ना, स्टेशन के साइड में जहाँ गाड़ी रुकती है, स्टेशन की बात बता रहे हैं, उस पर पट्टी जैसा ऐसा बनाया गया होता है। पता है क्यों बनाया गया है? अगर कोई विकलांग व्यक्ति जाता है ना, उसको सॉरी विकलांग नहीं, अंधा व्यक्ति जिसको बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, तो वो उसके पास एक डंडा होता है, इस प्रकार से छूते हुए जाता है, तो इस पर जाएगा तो उसको अनुभव होगा कैसे है आगे तक जाना है। जब यहाँ बिंदु वाला पहुँचेगा ना, अब उसको अनुभव हो जाए कि बिंदु वाला पॉइंट है, वहाँ जाकर रुक जाएगा, इससे आगे नहीं जाने खतरा है, इसके आगे नहीं जाना है खतरा है। इस प्रकार से इस पर चलते चलते वो भी आराम से ट्रेन के स्टेशनों पर आराम से चल सकता है। इसी आधार पर वह चलता है ट्रेन के स्टेशन पर, है ना। तो भाई जिस सारी सुविधाओं का सबके लिए ध्यान देना है, तो ये जो रेल संस्था है ना, जो आँख से अंधे उनके लिए भी इस प्रकार की सुविधाएं दिया है कि आप भी स्टेशन पर चल फिर सकते हैं। तो देखिएगा ऐसे चीज़ों पर ज़्यादा सामान रखने के लिए मना करता है, साइड से हटा देता है। कोई अंधा व्यक्ति आए इस पर ऐसे टच करते हुए चला जाता है, ऐसे ऐसे करके देखता है पूरा, जब ये वाला है तब इसी पर चलेगा। अब आगे चला और बिंदु बिंदु जब मालूम पड़ा ना गोलाकार, वहाँ पर रुक जाएगा। इस तरह की सुविधाएं दिया जाता है ट्रेन के अंदर सभी के लिए, ऐसा बात नहीं है। देखिएगा महिलाओं के लिए भी एक अलग से बोगी होती है, उसमें महिला बोगी होती है, बहुत सारी ट्रेन में महिला बोगी होती हैं। या देखिएगा जो स्टाफ होते हैं ना, स्टाफ सीट भी अलग होता है। आप बस के अंदर भी देख सकते हैं महिला सीट अलग होती है। अगर नियमतः बात करें, स्टाफ के लिए एक अलग से सीट होता है, प्लस जो महिला सीट है उस पर पुरुष नहीं बैठ सकते हैं। हम लोग बेंगलोर में थे ना, महिला सीट पर पुरुष बैठ ही नहीं सकते थे, और खाली तो बैठ गए और महिला आ गई तो आपको खड़ा होना ही होना है, कुछ भी हो आपको खड़ा होकर आइए मैम बैठिए, इज्जत से बोलना होता है उनको, है ना। तो वहाँ पर इस भाई देखिए, भारत का सबसे साक्षर राज्य है वो कर्नाटक, है ना, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। वहाँ पे ये सारी चीज़ देखने को मिलता था, वहाँ लगता था कि हाँ बिल्कुल शिक्षित जगह है,
जहाँ सभी का सामान दिया जाता था। हम लोग गए थे बस में बैठ के, हम लोग क्या मालूम है, और लिखा था पता नहीं कोने भाषा में महिलाएं सीट, तो हम लोग 2 लोग बैठे हैं, महिला खड़ी है बगले में आकर, और सब आदमी हम लोग का मुंह देख रहा है कि अरे कितना बेवकूफ़ है जो उठ नहीं रहा है, महिला खड़ी है। हम लोग एकदम मस्ती से बैठे हैं, एकदम चल रहे हैं, है ना। अब देखो हम लोग चल रहे हैं, अब वहाँ पर महिला खड़ी है, अब जो पीछे व्यक्ति हम लोग देख रहे थे, हम लोग थोड़ा गेस की, हम लोग इतना सब देख कहीं रहे हैं गौर से, हम लोग को विशेष आदमी तो है भी नहीं कि मान लो कि कोई सेलिब्रिटी है कोई देख रहा है, ऐसे नहीं है। तो ना मन में डाउट हुआ, ये महिला खड़ी है शायद इसीलिए लोग देख रहा है, लेकिन हम लोग भी हट नहीं रहे हैं, हम लोग बैठे भी किए हैं, हम लोग पैसा दिए, हम लोग बैठेंगे एकदम। हम लोग समझते किस क्षेत्र से गए थे, इधर से गए थे, वहाँ पर थोड़ा आगे चल कर हम लोग खुद अच्छा नहीं लगा, हम लोग खड़ा हो गए, कहने कि बैठ जाइए। तो वो औरत का बिहेव देखो ना, पूरा गुस्सा में बैठी, एकदम पूरा उसका गुस्सा में चेहरा था, और तब जाकर बैठी। कहने का उसका मतलब ही था हम कभी खड़ा नहीं हाँ, और तुम लोग बुझात नहीं रहा सर, तो पहले ही खड़ा हो चाहता रहा। हाँ, कहे का मतलब यही था कि तो उनके बुझात नहीं कि एयर करे तो गाड़ी देते हैं सर, मेरा रूल का गाड़ी दे देते तो भाई ठीक ना। तो चलिए हम लोग भाग 4 के अंतर्गत आज हम लोग पढ़े अनुच्छेद 36, 37, 38। एक बार फिर से देख लीजिए। भाग 4 आपका क्या कहता है, राज्य के संबंध नीति निर्देशक तत्व, अर्थात कोई भी राज्य अर्थात संस्था होंगी, उनको वह निर्देशित करता है आपको कैसे रहना है, आपको कौन सा नियम कहाँ कहाँ लागू करना है, ठीक ना। इसके बाद अनुच्छेद 36 से कहता है, अनुच्छेद 36 में जो भी संस्थाएं हैं, है ना, जो भी संस्थाएं हैं वो सभी के लिए बराबर नियम कानून को लाएंगे, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से दोनों तरफ से होना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 37 से कहता है कि जो भी समाज के सभी वर्ग हैं उसके लिए आप ऐसा कानून लेकर आएँ जो सब में इक्वलिटी को लाए, जो समाज के बीच में जो गैपिंग है उसको भरे, है ना। अगर इसमें कोई संस्था गलती करती है, अगर हमारे अधिकार का हनन करती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, संस्था के ही सामने जाकर कुछ भी कह सकते हैं, इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी। अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याण संबंधी, कोई भी लोक कल्याण संबंधित हो, जैसे राशन कार्ड लेना हो, वृद्धा पेंशन हो, छात्रवृत्ति हो, इन सारी व्यवस्थाओं का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।